नमस्कार साथियों, मैं आनंद पवार आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसके अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण का जो मूल आधार है उस हिंदी व्याकरण के मूल आधार पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले बात की थी वर्ण पर। इसके ऊपर वर्ण विचार का अध्ययन हम कर रहे थे और इस वर्ण विचार के अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने मूल वर्ण कितने होते हैं उसके बारे में, कुल वर्ण कितने होते हैं उसके बारे में अध्ययन हमने किया था। और कुल वर्ण है 52 जो है उनमें से कौन कौन से हैं उसका अध्ययन हमने किया था। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, कैसा आपको लगा, और उस वीडियो को लाइक करते रहे ताकि हमें हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि वर्ण जो थे, वर्ण है वो दो प्रकार के। वर्ण है वो कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के वर्णों के अंतर्गत नंबर 1 पर था स्वर जो थे 11। स्वर कितने थे? 11। और नंबर 2 पर हमने पढ़ा था व्यंजन जो थे वो थे 33। स्वर 11, व्यंजन 33। आज हम अध्ययन करेंगे स्वर का। स्वर कितने हैं, स्वर के प्रकार, स्वर को विभिन्न रूपों में बांटा गया है, तो उसका अध्ययन हम आज की इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्वर की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे सबसे पहले। वैसे हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि स्वर जो है यानी जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि स्वर जो है वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब है इसमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं तो इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। स्वर जो है वो 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 है। आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर है। अब हम इन स्वरों को विभिन्न प्रकारों में बांटेंगे। स्वर के भेद जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम लेते हैं रचना के आधार पर।
स्वर के भेद, जिसमें नंबर 1 पर हम लेंगे रचना के आधार पर। इसके आधार पर रचना के आधार पर स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो रचना के आधार पर जो स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। रचना के आधार पर स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत नंबर 1 पर आता है मूल स्वर। मूल स्वर रचना के आधार पर जो स्वर है वो 2 प्रकार के हैं। इसमें नंबर 1 पर है मूल स्वर और नंबर 2 पर आता है यौगिक स्वर। नंबर 2 पर आता है यौगिक स्वर। मूल स्वर और यौगिक स्वर। मूल स्वर यानी मूल रूप में जिनका प्रयोग किया गया था। तो मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मूल स्वर है वो ए, ई, उ, री। यदि हमें परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या है वो 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। सबको समझ में आ रहा होगा? मूल स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 4। ए, ई, उ और री, ये मूल स्वर है। उसके बाद नंबर 2 पर है यौगिक। यौगिक जो शब्द है वो योग प्लस इक से मिलकर बना है। यौगिक शब्द वो किससे मिलकर बना है? योग प्लस इक से, अर्थात 2 शब्दों के मेल से बना है। तो इसका मतलब है यौगिक स्वर भी होंगे वो 2 वर्णों के मेल से मिलकर बने होंगे। तो यौगिक स्वर भी है उन्हें 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत नंबर 1 पर आता है यौगिक स्वर के अंतर्गत नंबर 1 पर आता है दीर्घ स्वर। नंबर 1 पर दीर्घ स्वर और नंबर 2 पर आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। नंबर 1 पर आता है दीर्घ स्वर और नंबर 2 पर आता है संयुक्त स्वर। यानी यौगिक स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात जो हमने ऊपर जो मूल स्वर पढ़े हैं उन मूल स्वरों के जो दीर्घ रूप है, बड़ा रूप जो है उसे ही दीर्घ स्वर के अंतर्गत माना गया है। तो ए का जो दीर्घ रूप है वो क्या होता है? आ। ई का दीर्घ रूप होता है वो क्या होता है? बड़ी। और ऊ का दीर्घ रूप होता है बड़ा ऊ। इस प्रकार से दीर्घ स्वर की यदि हमें संख्या पूछी जाए तो वो कितनी होगी? 3। यदि हमें ये पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो दीर्घ स्वर है वो 3 है। आ, ई, उ, ये 3 प्रकार के। उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब है हमने इससे पहले की क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ा था हमने? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी क्या थी? 4। और ये है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर है वो भी 4 ही होते हैं, जिसके अंतर्गत ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ, इनकी संख्या भी कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। संयुक्त स्वर की संख्या भी कितनी मानी गई है? 4। संयुक्त व्यंजन हमने पहले पढ़े थे, श, त्र, ग और श, ये संयुक्त व्यंजन थे। यहां हम पढ़ रहे हैं संयुक्त स्वर। तो प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है या निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, संयुक्त स्वर जब पूछा जा रहा है तो इसके अंतर्गत ए, आई, ओ और औ, इनको संयुक्त स्वर के अंतर्गत माना जाता है। क्यों माना जाता है इसका अध्ययन में हम देखेंगे। क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से मिलकर बने। देखो हमने पहले यहां पर अध्ययन किया था यौगिक स्वर। यौगिक स्वर के अंतर्गत योग प्लस इक से मिलकर बना था ये यौगिक। तो इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण भी है वो 2 वर्णों के योग से बने हैं।
जिसके अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर पढ़ा था। तो आ का जो निर्माण हो रहा था वो ए प्लस ए मिलकर के आ का निर्माण कर रहे थे। तो ये दो वर्णों के मेल से बना है। ई जो था वो भी ई प्लस ई के मेल से, और ऊ जो था वो भी ऊ प्लस ऊ के मेल से बना है। तो दो वर्णों के योग से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? यौगिक स्वर। यदि कुल रूप में यदि पूछा जाए यौगिक स्वर कितने हैं, तो यौगिक स्वर है वो 7 है। यौगिक स्वर कितने हैं? 7 है। यौगिक स्वर कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के। यौगिक स्वर कितने प्रकार के हैं? तो हमारा उत्तर होगा 2 प्रकार के, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यौगिक स्वर कितने हैं? तो यौगिक स्वर है वो 7 है। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर की संख्या है 3 और संयुक्त स्वर की संख्या है 4। और इनको यौगिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से मिलकर के बने। और इनको संयुक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ये तो इनका दीर्घ रूप है, और संयुक्त स्वर के अंतर्गत 2 अलग अलग वर्णों का मेल होगा। तो इसके अंतर्गत ए जो है वो ए प्लस ई के मेल से बना है। तो 2 वर्णों का, 2 भिन्न भिन्न वर्णों के संयुक्त से ये बना है ए, इसलिए इनको क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर। ऐ जो है वो ए प्लस एस, ओ जो है वो ए प्लस ऊ से, और औ जो है वो ए प्लस ओ से मिलकर बना है। तो इनका जो निर्माण है वो 2 अलग अलग वर्णों के संयोग से हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर कहा गया है। तो ये है रचना के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर स्वर है वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मूल स्वर और यौगिक स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4, ए, ई, ऊ और री। यौगिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो है 7। यौगिक स्वर कितने प्रकार के हैं? तो हमारा उत्तर होगा 2 प्रकार के। यौगिक स्वर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। इसके अंतर्गत एक पर दीर्घ स्वर और दूसरे नंबर पर संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर है वो 3 है, आ, ई, ऊ, और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ये गए कितने? 4। आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। रचना के आधार पर स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? सभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको लिख ले और अच्छे से इसके नोट्स बना ले। अब हम इसके आगे अध्ययन करेंगे जो है उच्चारण या मात्रा के आधार पर। नंबर 2 पर हम पढ़ रहे हैं इसमें मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर नंबर 1 पर ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर दीर्घ स्वर और नंबर 3 पर प्लुत स्वर। ये मात्रा या
उच्चारण के आधार पर। यदि पूछा जाए मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होंगे। इसमें नंबर 1 पर आता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर आता है दीर्घ स्वर और नंबर 3 पर आता है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? इनको जो अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो ह्रस्व स्वर को अन्य नामों से जो जाना जाता है वो है एक मात्रिक। किस नाम से जानते हैं? एक मात्रिक के नाम से। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक या लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ स्वर को है वो भी, इसे भी विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, बड़ा, इसको छोटा भी कहते हैं, इसको संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर। दीर्घ स्वर जो है उन दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है, बड़ा भी कहा जाता है और संधि, क्योंकि दीर्घ का जो अर्थ है वो क्या होता है? बड़ा। और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, लघु स्वर और छोटा कहा जाता है। तो ये इनके विभिन्न नाम हैं। अब ह्रस्व स्वर है वो कौन कौन से होते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो ह्रस्व स्वर जो है उसके अंतर्गत ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, जिसमें ए, ई, उ, री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या जो हमने पहले पढ़ा है, इसके अंतर्गत जो था वो हमने पढ़ा था मूल स्वर के अंतर्गत। ह्रस्व स्वर मूल स्वर के, तो इससे पहले रचना के आधार पर जो हमने मूल स्वर पढ़े हैं, वो मूल स्वर ही क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ए, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत माना जाएगा। तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या वो कितनी होगी? 4 होगी। यदि पूछा जाए दीर्घ स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर जो है वो इनके जो दीर्घ रूप है आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 7 है वो क्या जाएंगे? दीर्घ स्वर जाएंगे। दीर्घ स्वर, इससे पहले हमने रचना के आधार पर जो स्वर पढ़े थे, उस रचना के आधार पर जो स्वर के अंतर्गत यौगिक स्वर जो थे वो 2 प्रकार के थे। उस यौगिक स्वर के अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर पढ़े थे, उसमें दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी? 3 थी। लेकिन मात्रा या उच्चारण के आधार पर जब हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर, तो उसके अंतर्गत दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। यदि ऐसा परीक्षा के अंदर पूछा भी जाता है तो दीर्घ स्वरों की संख्या, तो उसमें या तो ऑप्शन 3 रहेगा या फिर ऑप्शन उसमें 7 रहेगा। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे। तो ये इस प्रकार से ह्रस्व स्वर की संख्या हो गई वो 4 और दीर्घ स्वर की संख्या हो गई 7। और ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या जिनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। और जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा जिनमें लगती है, उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है,
जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो प्लुप्त स्वर के अंतर्गत जो माना जाता है वो एक ही वर्ण आता है, और कौन सा है? वो होता है ओ। यहां पर जो ये 3 लिखा गया है रोमन के हिंदी के अंतर्गत, उस 3 का उच्चारण है कि ओ का उच्चारण इतनी बार करो, 3 बार, तब तक। तो हम किसी भी का उच्चारण जब करते हैं और उस स्वर को जब लंबा लेते हैं तो वो प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आता है। जब भी हम किसी भी स्वर को लंबा लेते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे भी हम प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना बोलते समय जब हम किसी हे शारदे मां, तो ये जो है उसका उच्चारण जब लंबा लिया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो स्वरों के भेद है वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 पर ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर दीर्घ स्वर और नंबर 3 पर प्लुप्त स्वर। आगे से क्या समझ में? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या जिनकी एक मात्रा होती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और प्लुप्त स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। तो ये ह्रस्व स्वर ये 4 है, और दीर्घ स्वर ये, और प्लुप्त स्वर। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे नंबर 3 पर। स्वर के भेद जो पहले हम पढ़ चुके हैं, स्वर के भेद एक तो रचना के आधार पर, सबको समझ में आ रहा होगा, रचना के आधार पर, और नंबर 2 पर हमने पढ़े थे मात्रा या उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के जो भेद है वो उच्चारण स्थान के आधार पर किस प्रकार से होते हैं, यानी हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? हमारे मुख के अंतर्गत जो अलग अलग भाग हैं उस अलग अलग भागों से ही वर्णों का उच्चारण होता है। तो किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से हो रहा है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो देखो ये हमारी जीभ का एक भाग है, ठीक है। ये हमारा मुख का जो भाग है जिसके अंतर्गत ये सबसे पहले आता है कंठ। क्या आ जाएगा? कंठ। उसके बाद में ये आ जाएगा तालु। क्या आ जाएगा? तालु। और ये आ जाएगा ओष्ठ। कंठ हमारा कंठ, उसके बाद तालु और उसके बाद में ओष्ठ। कंठ से आ रहा है तो ये कंठ, तालु और ओष्ठ। उसके बाद में इसके बीच में एक भाग और आता है जो यहां पर आएगा, वो है मूर्धन्य। क्या आता है? मूर्धन्य या मूर्धा। मूर्धन्य या मूर्धा। तो कंठ, तालु, मूर्धन्य और ओष्ठ, ये इसी के आधार पर इन्हीं से हमारे वर्णों का उच्चारण होता है। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करके देखते हैं कि हमारे जो वर्ण जो निकल रहे हैं वो हमारे किस भाग से, मुख के किस भाग से निकल रहे हैं, तो जब हम उसका उच्चारण जब करेंगे तब हमें उसका आभास होगा। तो स्वर बोलना हम शुरू करेंगे ए, आ। तो ए और आ इसका जो उच्चारण है वो कंठ से।
यदि किसी को ऐसे याद नहीं ले रहे तो ए आ ई और शॉर्ट तो याद हो सबको, तो ए आ ई और ऊ, ए आ ई और ऊ। तो ये तीन हमने पहले लिखे थे, तो इसके आधार पर कंठ, तालु और ओष्ठ ये स्वर आगे। उसके बाद में ऊ और ऊ के बाद में क्या आता है? री। क्या आता है? री। तो री का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, मूर्धा। तो कंठ, तालु, ओष्ठ, ए आ ई ऊ। इसको ऐसे याद कर ले, कंठ, तालु, ओष्ठ, तो ए आ ई ऊ। उसके बाद में री आता है, तो ये री मूर्धन्य के अंतर्गत। उसके बाद में हमारे जो अन्य जो स्वर बच गए, जिसके अंतर्गत ए और ऐ, ओ और औ, ये चार अन्य जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो परीक्षा के अंतर्गत इन्हीं में से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने जब पढ़ा था संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के अंतर्गत हमने देखा था कि ये दो विभिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं। इसका मतलब है इसका जब उच्चारण किया जाएगा तो उन दोनों उच्चारण स्थानों का प्रयोग उसके अंतर्गत होगा। तो ए और ऐ को यदि हम मान लें ए प्लस ई से, ए प्लस ई से, तो ए धन ई से इसका निर्माण हुआ है। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इस प्रकार से इन दोनों के मेल से, कंठ और तालु के मेल से ये जो ध्वनि बनेगी वो बन जाएगी कंठ तालव्य ध्वनि। कौन सी बन जाएगी? कंठ तालव्य ध्वनि। अर्थात ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होगा? कंठ तालव्य। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य। क्योंकि ए और ऐ का जो मेल हो रहा है वो दो अलग अलग वर्णों के मेल से हो रहा है। ए प्लस ई, इसको हम लेंगे, इसका जो उच्चारण है ए प्लस ई, तो कंठ और तालु, तो इसी से इसका निर्माण होगा कंठ तालव्य। उसी प्रकार इसको जब लेंगे ओ और औ, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? ए प्लस ओ से। इससे पहले के अंतर्गत हमने पढ़ा था, तो ये ए प्लस ओ से। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ओ का उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ए प्लस ऊ से। सॉरी, ये गलती होगी थोड़ी यहाँ पर, इसको हम देखेंगे। ए प्लस ऊ से इसका मेल हुआ है। किससे मेल हुआ है? ए प्लस ऊ से। यदि ए प्लस ओ आ जाता है तो उसका औ का निर्माण होता है। ए प्लस, यहाँ पर यदि ओ हमने जो लिखा था तो ए प्लस ओ आता है तो उसका निर्माण किससे हो जाता है? औ का। ठीक है, तो ए प्लस ऊ से इसका निर्माण हुआ ओ का। ए प्लस ऊ से निर्माण किसका हुआ है? ओ का। तो ए प्लस ऊ, ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। तो इन दोनों के मेल से, तो इस ओ और औ का उच्चारण भी जब हम करेंगे तो इसमें हमारे कंठ का भी प्रयोग होगा और ओष्ठ का भी प्रयोग होगा। ओ की जो ध्वनि जब निकाल रहे हैं ओ, तो कंठ भी इसमें प्रयुक्त होता है और उसके साथ में ओष्ठ भी इसमें प्रयुक्त होता है। इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान माना जाएगा ओ और औ का, तो वो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ ध्वनि कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान के आधार पर, इसे पहले हमने इसको तीन भागों में बांट दिया, कंठ, तालु और ओष्ठ। कंठ, तालु और ओष्ठ। ए आ ई ऊ। ठीक है, उसके बाद में आता है री, तो ये री हमने लिख लिया। उसके बाद में ए ऐ ओ औ।
ए जो है इसका निर्माण ए प्लस ई से, क्योंकि इसका हमने विस्तृत रूप पहले देख लिया है, वहां से आप देख लेना। इसको हमने एक छोटे से रूप में लिखा है तो समझने के लिए कि इन दोनों का संयुक्त मेल है वो ए प्लस ई के मेल से ही होता है। ए का जो उच्चारण है वो कंठ है और ई का जो उच्चारण है वो क्या है, तालु है। इस प्रकार से इन दोनों के मेल से ये क्या बन जाएगी, कंठ तालव्य ध्वनि। क्या बन जाएगी, कंठ तालव्य ध्वनि। ओ और औ, तो ओ और औ जो मिलके बनते हैं ए प्लस ऊ से मिलके बनते हैं। ए है वो क्या है, कंठ, और ऊ क्या है, ओष्ठ से उच्चारण होता है इससे, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी, कंठोष्ठी। अर्थात इनके उच्चारण में इन दोनों स्थानों का प्रयोग होता है। तो परीक्षा के अंतर्गत इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। आप लोगों को मैंने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार संक्षिप्त रूप में हम इसकी वापस चर्चा कर लेते हैं। स्वर के वेद हमने पढ़े थे। स्वर के वेदों के अंतर्गत हमने स्वर जो थे 11 और उसके फिर हमने रचना के आधार पर वेद पढ़े। रचना के आधार पर स्वर है वो कितने प्रकार के हैं, रचना के आधार पर स्वर है वो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मूल स्वर और यौगिक स्वर। मूल स्वर कितने थे, 4। यौगिक स्वर कितने थे, 7। यौगिक स्वरों को हमने 2 भागों में बांटा था, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कितने थे, 3। संयुक्त स्वर है वो कितने थे, 4। उसके बाद हमने पढ़ा था मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर है वो कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7 और प्लुत स्वर के अंतर्गत ओम, यानी ह्रस्व स्वर से तिगुना समय जब लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। तो जब भी हम किसी स्वर को जब उच्चारण करते समय उसे जब लंबा लेते हैं तो वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं, 3। उसके अलग अलग उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु और ओष्ठ। कंठ है ए आ से, तालु है ई से, ओष्ठ है ऊ और ऊ से, री है मूर्धन्य और ए आई ओ। इनका विभाजन इनके 2 अलग अलग वर्णों से इनका निर्माण होता है, इसलिए दोनों उच्चारण स्थानों का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। कंठ और तालु, तो ये दोनों बन जाएगी कंठ तालव्य, ओ और औ की बन जाएगी कंठोष्ठी। आशा करता हूं जितना मैंने आज पढ़ा है वो आप लोगों के समझ में आया होगा, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। करते रहें और एक लाइक जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर